अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं वाजिद साहब? जी, मैं अल्लाह करम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए अनीस भाई आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और बड़ा अच्छा लगा कि आपने आज वक्त निकाला अपने एक बहुत ही बिजी शेड्यूल से। चूँकि डॉक्टर होने के नाते जाहिर सी बात है आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, टाइट रहता है, ड्यूटी का टाइम भी नहीं पता होता है कब एक्सटेंड हो जाए और आजकल खास तौर से इस महामारी के ज़माने में। तो उसके लिए शुक्रिया बहुत-बहुत और थैंक यू। हुँ, अच्छा लगेगा। और जी, मैं आपके बारे में नहीं बताना चाहूँगा लोगों को, जो हमारे जो भी दर्शक हैं, जो भी देखने वाले होंगे, काफ़ी लोग आजकल देख रहे हैं, 1000 लोग, 1500, 2000 लोग देखते हैं हमारी इस रिकॉर्डिंग को। आप बताएँगे कि आप अपनी जो है जर्नी जो आपकी रही एजुकेशन प्राइमरी से लेकर के, पैदाइश से लेकर के और अब यहाँ तक आप अबू धाबी में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में आप इस वक़्त प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर हैं। इसके बारे में आप थोड़ी-सी रोशनी डालिए, लोगों को बताएँ अपने बारे में, अपने इस जी, सफ़र के बारे में बताएँ। जी, जी। अनीस भाई मेरा ताल्लुक एक बहुत आम साधारण परिवार से है। हम लोग जो है कसेरवा गाँव से हैं और मेरी पूरी जो 5th तक की जो पढ़ाई-लिखाई हुई है वो हमारे गाँव से ही हुई है। अच्छा उससे पहले बल्कि स्कूल जाने से पहले मैं मदरसा जाया करता था और मैं ऑलमोस्ट लाइक 8 साल 9 साल का हो गया था जब मैंने मदरसे को छोड़ के और प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिया। जी, तो फिर थोड़ा मेरा एक थोड़ा तेज़ रफ़्तार के साथ मेरी 5th क्लास हुई, मैंने 3 साल के अंदर कर ली थी। उसके बाद मैंने 8th तक जो है शाहपुर में पढ़ाई की, एक टाउनशिप है हमारे पास। जी। और उसके बाद 9th एक जगह से की मैंने और 10th मैंने फिर बुढ़ाना से की है, तो मैंने 2 जगह से 9th और 10th 2 जगह से की एक्चुअली। अच्छा, तो बुढ़ाना रोज़ाना अ, अप एंड डाउन करते रहे होंगे। जी, 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 जी। तो उस वक़्त जो है वो सड़कें-वड़कें होती नहीं थी, सब पैदल जाते थे शाहड़ब्बर तक और फिर वहाँ से बस पकड़ के बुढ़ाना जाते थे। जी, तो उसके बाद फिर मैंने जो है यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जॉइन कर ली थी और वहीं पे 11th-12th करते ही मेरा फ़ौरन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया था अलीगढ़ में, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एमबीबीएस में। जी, तो उस वक़्त तो कोचिंग वग़ैरह का उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, तो हम लोगों ने कोई कोचिंग नहीं की थी। एक छोटी-सी रिफ्रेशमेंट टाइप का कुछ कोर्स होता है सुल्तान जहाँ कोचिंग सेंटर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो 2 महीने की वो कराते हैं, बहुत ही शॉर्ट सी रिविज़न। जी, और उसके बाद जो है एमबीबीएस करने के बाद फिर मैंने ऑल इंडिया के थ्रू जो है एम्स जॉइन किया था डर्मेटोलॉजी, अच्छा, स्किन स्किन स्पेशलिस्ट बनने के लिए ट्रेनिंग शुरू की थी। लेकिन फिर मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया तो मैंने उसको छोड़ के फिर पीडियाट्रिक्स ले लिया था, अच्छा। लेडी हार्डिंग से। जी, जी। जी। पेडियाट्रिक का मतलब समझाएँ ज़रा, गाँवानों को शायद नहीं जी, पता जी। होगा। हाँ, तो पीडियाट्रिक्स का मतलब ये है कि हम बच्चों से के जितने भी बीमारियाँ हैं, उनका इलाज करने के लिए हम लोगों को तैयार किया जाता है। जी, तो फिर जो है 2002 में मैंने वहाँ से अपना जो है बाल रोग विशेषज्ञ का जो भी कोर्स था वो पूरा किया, एमडी पीडियाट्रिक्स। और उसके बाद जो है दिल्ली में ही काफ़ी जगह पे जॉब की मैंने, जी। जिसमें सेंट स्टीफन हॉस्पिटल है, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, अरुणा आसफ अली हॉस्पिटल वगैरह और फिर ऑलमोस्ट 11-12 साल से मैं बाहर रह रहा हूँ। अच्छा, थोड़े दिन के लिए मैं इंग्लैंड भी चला गया था, अच्छा। तो वहाँ पे 1 साल के लिए रहा था मैं और वाइफ़ को कुछ वहाँ का जो मौसम है वो पसंद नहीं आया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ठंड होती है जी, और बहुत ज़्यादा बादल रहते हैं हमेशा ऑलमोस्ट 24 घंटे जो है बादल रहा करते हैं जी, जी। और ठंड होती है और बारिशें होती हैं तो ठंड कुछ काफ़ी ख़ास होती जमा है। नहीं। जी। तो उसने बोला कि भई यहाँ तो नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने कि ठीक है फिर वापस चलते हैं जहाँ से आए थे हम लोग। हुँ, हुँ। तो चूँकि सऊदी से हम लोग गए थे, जी, तो जी। फिर वापस हम लोग जो है उसी जैसी जगह तकरीबन
हम लोग यहाँ पे अबू धाबी में आ गए। अबू धाबी में आ गए। तो जी कौन से 3 हॉस्पिटल साल में हैं से आप अबू धाबी में? मैं अबू धाबी में, हम लोग दोनों लोग एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ। जी वो भी जो है बाल रोग विशेषज्ञ है। जी और जी हम लोग एनएमसी रॉयल हॉस्पिटल एक है यहाँ पे, इंडियन ही हुआ करता था इसका ओनर। जी जी। उसका प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल ग्रुप है ये। इनके बहुत सारे देशों में हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट। अच्छा। और यहाँ पे अबू धाबी का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में से ये है एक। जी जी। जी, तो 3 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये माशाल्लाह आपका जो ये सफ़र है बहुत ही उम्दा सफ़र रहा। एक ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर के एक गांव से और तालीम का की जो शुरुआत हुई वो यानी मदरसे से, और फिर प्राइमरी स्कूल, और फिर शाहपुर, और फिर बुढ़ाना। काफ़ी परेशानियां झेली होंगी, जाहिर सी बात है सड़कें प्रॉपर नहीं होती। तो एक अच्छा जी, सफ़र रहा। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने जो है वो मेडिकल किया। अच्छे अच्छे जगहों पे आपने, बड़े रिप्यूटेड हॉस्पिटल्स में आपने काम किया। दिल्ली के जिन हॉस्पिटल्स का आपने नाम लिया, बड़े रिप्यूटेड हॉस्पिटल्स हैं वो। और अब माशाल्लाह फाइनली अब आप अबू धाबी में हैं। और आप, इससे मुझे लगता है कि जो हमारी जनरेशन है, जो गांव के लोग देखेंगे तो वो ज़रूर इससे इंस्पायर होंगे कि अगर वाजिद साहब जो हैं वो कसेरवे से निकल के अबू धाबी तक और इंग्लैंड तक जा सकते हैं तो वाई नॉट दे। तो काफ़ी बिल आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरी रहेगी उनके लिए, मेरा ख्याल से। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आदमी लगा रहे, जी तो कुछ भी हो सकता है, कुछ जी भी कर जी। सकते हैं हम। जी, जी। आज भी आप अपने गांव जाते होंगे कसेरवा, तो क्या वहाँ के स्कूलों का स्टैंडर्ड आज भी आपको लगता है कि वैसा है जो आपके ज़माने में था, या बढ़ा है, या कुछ कमतर हुआ है? मुझे जो लगता है कि जब हम लोग पढ़ते थे जिस स्कूल से, उसका नाम था टैगोर शिशु शिक्षा निकेतन। जी। एक घर के अंदर हुआ करता था वो। अच्छा। तो उसका जो स्टैंडर्ड था वो ठीक-ठाक था, अच्छा था उस वक़्त के हिसाब से। जी लेकिन उस वक़्त उसके बाद जो है वो उसका स्तर काफ़ी खराब हो गया, उस वो स्कूल बंद हो गया। हम्म। बाकी कुछ स्कूल और चल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें कुछ ख़ास तब्दीली आई है। अगर आई भी है तो वो कमी की तरफ आई हुआ है। जी जी। हाँ मतलब हाँ। कोई उसमें डिग्रेड अच्छाई डिग्रेड नहीं। हुआ जी, है स्टैंडर्ड, जी, जो जी। है वो सब जी, जी। स्टैंडर्ड की तरफ गए हैं। जी, 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 जी। जी, जबकि तरक्की हो रही है मुल्क में, तो स्कूलों की भी तरक्की होनी चाहिए, तरक्की उनका भी होनी जी, जो है स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए बढ़ना चाहिए। हुँ, जो है गाँव में। तो आपको जी। क्या लगता है कि आप चूंकि कसेरवा से ताल्लुक रखते हैं, तो आपकी और मैं, मेरा असारा से ताल्लुक है, और दोनों ही बड़े गांव हैं, एक जिला बागपत का और एक जिला मुजफ्फरनगर का। तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों की, यानी लोगों की खास तौर से जो कुछ तालीम के मैदान में आगे निकले हैं, उन लोगों की क्या जिम्मेदारी है गांव की तरफ? अ, हम लोगों की ज़िम्मेदारी और लोगों से ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि चूँकि हमने देखा है बाहर निकल के और दूसरी जगहों का एक्सपीरियंस किया है, वहाँ का तजुर्बा किया हासिल किया है। और ये देखा है कि छोटे-छोटे गाँव से निकल के भी आदमी बहुत आगे-आगे तक जा सकता है, बशर्ते कि उसको एक तो शुरुआती स्कूलिंग अच्छी हो, मतलब बच्चे को अच्छा स्कूल मिले, जी पढ़ाई अच्छी हो, और उनके जो वालिदैन हैं वो थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखें इस चीज़ का कि बच्चे का ये पढ़ाई का वक़्त है, तो उसको जो है इधर-उधर उसका ध्यान ना भटके, उसको शादियों में ना लेके जाएँ, जी उसको काम में ना लगाएँ, उसको उसका जो ध्यान एक जगह पे केंद्रित रहे, पढ़ाई पे रहे, उसका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो स्कूल्स हैं हमारे, चूँकि काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं। उस टाइम पे पहले हम लोग तख्तियों पे लिखा करते थे। जी और अब जो है लोग स्मार्टफ़ोन और जो है आईपैड पे और कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं जी बाकी जी। जगहों पे। हम्म। तो हम लोगों को नई टेक्नोलॉजी का जो तकनीकियों का इस्तेमाल करते हुए जी उनको अपने स्कूलों में लाना चाहिए, जी उससे बदलाव आएगा। जी और पढ़ाई का स्तर डेफ़िनेटली बिल्कुल ज़रूरी है, बदलना चाहिए, उसका स्तर ऊपर उठाना चाहिए हमें। और उसमें हम लोगों का जो बाहर हैं रह रहे हैं,
उस दो दो वजह है हमारी ज़िम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है। जी, एक तो हमारा एक्सपीरियंस है, दूसरा ये कि हम लोग जो है उनको सिर्फ़ सुझाव और सुझाव ही नहीं दे सकते बल्कि उनको थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत लगे तो पैसे से भी मदद की जा सकती है, जहाँ जी, पे ज़रूरत पड़े। जी, तो जी, हमारा डबल ज़िम्मेदारी हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही फरमाया और ये ज़िम्मेदारी खाली उन लोगों की नहीं है जो गाँव से निकलकर दूसरे मुल्कों में गए हैं, बल्कि गाँव से निकलकर अगर हिंदुस्तान में भी वो किसी अच्छी पोज़ीशन में हैं, कहीं शहरों में सेटल हो गए हैं, तो उनको मेरा जहाँ तक ख़्याल है, सोच है, वो ये कि उनको अपनी जड़ को नहीं भूलना चाहिए, अपनी जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उसको नहीं भूलना चाहिए, बल्कि उसके लिए कुछ करना चाहिए। हम जहाँ से आए बेशक, हैं, वहाँ के लिए हमेशा हमें याद रखना चाहिए। बेशक। बहरहाल ये बहुत अच्छी बात आपने कही वाजिद साहब। अब मैं आज की जो अब हम ब्रेक ना लेके हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। जी, जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है इस वक़्त हिंदुस्तान में सभी मुल्कों में हिंदुस्तान में ही नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान में इस वक़्त हालात थोड़े से दूसरे मुल्कों के मुकाबले ख़राब हैं और गाँवों की तरफ जो है कोरोना फैल रहा है। तो आप चूँकि गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आप अपने गाँव वालों के लिए, मुज़फ़्फ़रनगर के लोगों के लिए, देहात में रहने वाले लोगों के लिए इन जनरल जो है, वो क्या आप मुफ़ीद मशवरे दे सकते हैं, बीइंग ए डॉक्टर? जी। तो कोविड के सिलसिले से मैं सिर्फ़ मुख्तसर सी 3-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ, जी, कि एक तो ये कि कोविड एक सच्चाई है। तो कोई अगर आपको ये कहता है कि सब बेकार है, झूठ है, कंपनियाँ जो हैं वो इसको ऐसे ही फैला रही हैं या गवर्नमेंट जो है वो भ्रमित कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सच्चाई है, ये एक बीमारी है, जी, वायरस से फैलने वाली बीमारी है। अच्छा, वायरस की बात होती है कि वायरस जो है इंसान के शरीर से ये वाला वायरस, जी, इंसान के शरीर से चंद घंटों के लिए ही अगर बाहर रहे तो ज़िंदा रहता है, नहीं तो मर जाता है। जी, तो अगर आप जो है खाँसते या छींकते हैं, उस टाइम पे जो वायरस निकलते हैं आपके या बात करने के टाइम पे भी हमारे मुँह से जो हवा निकलती है, जो हमें दिखती नहीं वैसे, जी, तो उसमें बहुत सारे वायरस निकल रहे होते हैं और वो अगर 2-4 घंटे तक बाहर रहें हवा में, तो वो जी, मर जाएँगे। तो इस 2-4 घंटे तक अगर कोई उन उसको कॉन्टैक्ट नहीं करे, उसको छुए नहीं, तो आप बचे रहेंगे। तो इसका सिर्फ़ एक ही इलाज है, सबसे पहले तो मास्क पहनें, हाथ बराबर धोते रहें बार-बार और उसके अलावा जो है आप एक-दूसरे के बिल्कुल करीब ना आएँ, कम से कम 1 डेढ़ मीटर की का फ़ासला होना चाहिए। अगर किसी से मिलना है, बहुत ज़रूरी है कि बिना मिले काम नहीं हो सकता, जी, तो आपको घर के अंदर घुस के कमरों में बैठ के नहीं मिलना चाहिए, आपको बाहर उनको बुला के, आप बाहर खड़े होके थोड़ा दूर या बैठ के भी अगर बात करना चाहते हैं, तो उसमें दूरी बनाए रखें जी, और खुले में बैठें। जी, क्योंकि वहाँ पे जो वायरस आएगा, आपके मुँह से भी निकलेगा या हाथ-वाथ कहीं छूने से होगा, तो वो हवा के साथ बह जाएगा जी, और वो किसी के ऊपर बैठेगा नहीं। जी, तो जी। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि अगर आपको यानी आप ये कहना बीमारी चाहते हैं कि एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इलाज से बेहतर है। अंग्रेज़ी में बिल्कुल, कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जी, गाँव जी। के लोगों को उस एहतियात को बरतना चाहिए, जो जी, हम जी। देखते हैं कि वो बरत नहीं रहे हैं। जी, जी, जी। जी, तो सबसे ज़रूरी ये है। फिर उसके बाद ये कि अगर आपको हो गया कोरोना किसी वजह से, तो ये मतलब नहीं है कि आपका ये डेथ सेंटेंस है कि आपको जो है बस फिर तो आप बचेंगे नहीं, ऐसा जी, कुछ भी नहीं है। 80% लोग जो है बिल्कुल सिर्फ़ ज़ुकाम-खाँसी या थोड़ा हल्का बुखार आने के बाद ठीक हो जाते हैं। जी, सिर्फ़ 20% को थोड़ी प्रॉब्लम होती है और 1 या 2% लोग जो है बच नहीं पाते, जी, एंड में उनकी आखिर में जो है उनसे जो है मृत्यु हो जाती है। जी, तो वहाँ तक ना पहुँचे उसके लिए सबसे पहले तो हमें बचाव करना है और अगर ज़्यादा आपको लक्षण आते हैं कोरोना के, जैसे कि ज़्यादा अंदर से खाँसी आना बहुत ही अंदर से या साँस में तकलीफ़ होना या आपके सीने में दर्द होना,
इस तरह के कोई भी लक्षण आते हैं या आपकी सांस फूले और या आपका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगे, तो आपको जो है डॉक्टर की सलाह लेना पड़ेगा। आपको फ़ौरन दिखाना चाहिए, घर पे बैठे रहने से डर के कुछ नहीं होगा। अगर आप देर से जाएँगे हॉस्पिटल में, तो बचने के चांस कम हो जाते हैं। जी, जी। इसलिए ज़रूरत हो तो बहुत ज़रूरी है दिखाएँ। जी, जी। तीसरी चीज़, ये बहुत सारी लोग कह रहे हैं कि ये काढ़ा पियो, वो काढ़ा पियो और गरम-गरम पानी पियो, उससे मुँह तक छिल जाता है। पता नहीं काढ़े में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसमें वो ज़हरीली भी साबित हो रही हैं काफ़ी लोगों को। जी, जी। तो इन सी चीज़ों से बचें। गर्म पानी का साइंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा गर्म पानी का पीने से कोई फ़ायदा नहीं है। जी। आप नॉर्मल ताज़ा पानी पीते रहें, वही ठीक है। जी, जी। और उसके अलावा जो है सबसे ख़ास बात इस वक़्त ये है कि हमारे को गवर्नमेंट ने जो टीके लगवाने की प्रतिक्रिया शुरू की है। आप लोगों से गुज़ारिश है कि सब लोग जल्द से जल्द जाके टीके लगवाएँ जी। और लोगों की अफ़वाह में ना आएँ कि जो है टीके से या तो कोई फ़ायदा नहीं है या उससे कुछ परेशानी हो जाएगी या आपको कोई जो है बीमारी लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये काफ़ी भ्रम फैल रहा है कि टीके लगाने से जो है गाँवों में कुछ लोगों ने कहा कि साहब उसके टीका लगा था, फिर उसको बुखार आया और फिर उसकी 10 दिन के अंदर-अंदर मौत हो गई। तो हुँ, ऐसा कई लोग जो हैं इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं कि जो टीका लग रहा है, उस टीके से जो है लोगों की मौत हुई है। इस तरह की बातें फैल रही हैं, ये गलत हैं ये बातें। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। चूँकि हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग को 6 महीने पहले दोनों टीके लग चुके हैं, दोनों जी, जी। खुराक। जी, जी। और सब डॉक्टर्स को ही सबसे पहले लगे थे। तो हाँ, अगर डॉक्टर्स को ज़रा भी शक होता कि भई इसमें कोई भी चीज़ गलत हो रही है, तो वो सबसे पहले मना कर देते। सबसे पहले मना क्योंकि करें। बिल्कुल, डॉक्टर्स को मुझे तो भी लग सबसे चुके ज़्यादा हैं, यहाँ पता पे है। दोनों टीके जी, लग जी। चुके हैं मुझे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल जी। ठीक हूँ। जी, जी, जी। जी। और अब तो यहाँ पे बच्चों को भी लग रहा है। आज मैं अपनी बेटी को आज ही वो 13 साल की है, उसको मैं टीका लगवा के आया हूँ फर्स्ट अच्छा, डोज़। माशाअल्लाह। जी, जी, जी। तो सभी को टीका लगवाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके, इससे जानें बच सकती हैं जी। और बहुत ज़रूरी है ये टीका लगवाना। जी, जी, जी। नहीं, बहुत सही जी, आपने बात कही कि ख़ास तौर से वैक्सीनेशन के ऊपर जो लोग बहुत सारे लोग भ्रमित हो रहे हैं और जो गलत अफ़वाहें एक सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और फ़ेसबुक पे इस पे आज एक बहुत बड़ी अफ़वाह चल रही थी उसको वैक्सीनेशन को ही लेकर के। तो इस तरह की अफ़वाहों पे ध्यान ना दें। सरकार जो कह रही है उसके नियमों का पालन करें और उनकी बातों को मानें। ये हमारे ख़ास तौर से देहात में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें एक रोल आता है ग्राम प्रधान का एक्चुअली। जो एक ग्राम प्रधान जो है वो लोकल लीडर है जिसकी लोग बात मानते हैं और अभी खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश में अभी-अभी चुनाव हुए हैं, तो बिल्कुल नए प्रधान चुनकर आए हैं लोग, अभी नया-नया मामला है, तो मेरे ख़्याल से जी, 2 साल बाद शायद उनकी बात ना माने लेकिन अभी तो उनकी बात ज़रूर मानेंगे चूँकि नए-नए नया-नया उनको चुना है। तो परवेज़ बिल्कुल, आलम बिल्कुल। साहब आप के गाँव के प्रधान हैं, कसेरवा गाँव के, बड़े हुँ, नौजवान हैं। हुँ। उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने गाँव में जो है वो कोरोना के ज़माने में और उसके अलावा भी एजुकेशन के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में किस तरीके से गाँव के लिए काम करें? हालाँकि वो खुद बहुत काम कर रहे हैं, मगर जी, आप जी। उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहेंगे। जी अनीस भाई मैंने आप ही के का जो इंटरव्यू हुआ था रूबरू पे जी, उसको मैंने सुना। हालाँकि मेरी खुद डायरेक्टली उनसे बात नहीं हुई और मेरी काफ़ी इच्छा है कि मैं उनसे बात करूँ, जी, जल्द ही करूँगा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। तो उस पे काफ़ी अच्छा लगा उनकी जो ख़यालात सुने मैंने, जो वो करना चाहते हैं परवेज़ आलम साहब और नौजवान आदमी हैं, जज़्बा है लगता है उनकी बातों से और अच्छा काम करेंगे। मैं सबसे पहले उनसे यही कहूँगा कि जो साफ-सफाई का ध्यान वो रख रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है उनकी। दूसरी चीज़ ये कि गाँव में जो है अम, अगर कोई छोटी-छोटी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठा के 10-10 लोगों को दूर-दूर बिठा के अगर वो जो है कुछ छोटी-मोटी वीडियो वगैरह दिखा सकें कि मतलब इससे टीकाकरण से क्या फ़ायदा है और सोशल डिस्टेंसिंग क्यों करनी चाहिए और हमें अगर बीमार हो जाएँ तो कब जाके दिखाना चाहिए, ये थोड़ा-सा जागरूकता लानी चाहिए। जी, दूसरी बात ये कि अगर हो सकता है तो एक टीकाकरण का सेंटर जो है गाँव में अगर
हो सकता है अरेंज हो जाए, तो वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर या जो है हमारे प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय में, जी, वहाँ पे वैक्सीन अगर आ जाए, टीके अगर आ जाएँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोगों को शाहपुर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, तो जो लोग जो है जा नहीं सकते या थोड़ा आलस कर जाते हैं दूसरी जगह जाने के लिए, तो उनको आसानी हो जाएगी। जी, तीसरी चीज़ ये हेल्थ सेक्टर की बात है और फिर एजुकेशन में मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे एक इंटर कॉलेज बन रहा है अभी। जी, वो शायद कंप्लीट होने वाला है जल्द ही और एक पॉलिटेक्निक की भी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, 1-2 साल से तैयार है तकरीबन। जी। वहाँ पे जो एडमिशन हुए थे, वो बच्चे कहीं और जाके उनको क्लासेस हो ट्रांसफ़र रही कर दिया थी। गया। जी, जी, कोरोना की वजह से अब वो भी बंद है। जी, तो मैं चाहूँगा कि इसको युद्ध स्तर पे काम को पूरा करवाए और जो है वहाँ पे जल्द से जल्द जो है इंटर कॉलेज को का में जो पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा जो 4-5 स्कूल हैं हमारे पास, तो ग्राम प्रधान के पास काफ़ी पावर होती है, क उनकी बातों को माना जाता है ब्लॉक में अगर वो कहेंगे 1-2 एक्स्ट्रा टीचर रखें वहाँ पे और कुछ मैंने पिछले साल एक पहल की थी कि वहाँ पे एक एक्स्ट्रा टीचर रखवा दिया जाए जी। और उसकी जो सैलरी है वो हम बेयर कर लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात। उसको उठा लेंगे। जी, लेकिन वो जो है आईपैड वगैरह के साथ और कंप्यूटर एजुकेशन के साथ जो है बच्चों को थोड़ा-सा चीज़ें नई तरीके से चीज़ें सिखाएँगे तो उससे क काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो जी, मैं फिर से क्योंकि मेरे जो पुराने प्रधान जी से हैं वो उनसे बात हुई थी। इंशाअल्लाह मैं फिर इस बात को उठाऊँगा उनके साथ और मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरे से कोई हेल्प हो सकती है, गाँव के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, ख़ास तौर से बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, साथ में मिलके काम करेंगे इंशाअल्लाह। जी, जी। नहीं, ये मैसेज आपका जो है वो परवेज़ आलम साहब के पास आज ही पहुँचाएगा, जो कि हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये आज ही हम अपलोड कर दें। और मैं जी, उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हो सके तो वो अपने यहाँ वही जैसे आपने कहा कि 10-20 लोगों को बुलाकर डिस्टेंसिंग करके और बड़ा-सा स्क्रीन लगा के अगर वो दिखा सकते हैं, चूँकि वो बड़े डायनामिक प्रधान हैं, मैंने जो देखा उनसे बात की, तो वो मेरे ख़्याल से ऐसा कर सकते हैं और आपकी बात को जब लोग सुनेंगे गाँव के और ये तो हमारे हमारे यहाँ का बच्चा है, हमारे यहाँ का लड़का है और ये अबू धाबी में बैठा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो खुश भी होंगे, मेरे ख़्याल से आपकी बात को मानेंगे भी। बहरहाल वाजिद भाई बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने बहुत क्लियर मैसेज जो है वो हमारे लोगों को दिया। आपकी तालीम से, आपके जो तालीमी सफ़र था और जो आपका जॉब का भी सफ़र रहा, उससे बहुत बच्चे इंस्पायर भी होंगे और जो आपने मुफ़ीद मशवरे दिए हैं कोरोना को लेकर के ख़ास तौर से बहुत सारी भ्रमित बातें हैं, उनके ऊपर आपने रोशनी डाली कि उससे भ्रमित ना हों और जो सरकार हमसे कह रही है, जो नियम हमारे लिए बनाए जा रहे हैं, वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं। तो बिल्कुल। उसको उसका पालन करें और परवेज़ साहब जो हैं वो भी ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत जी, कुछ करेंगे और मेरे ख़्याल से आप जैसे लोग जो हैं वो अगर उनको वक़्तन-फ़वक़्तन मशवरे देते रहेंगे तो वो ज़ाहिर-सी बात है उस पर अमल भी करेंगे। तो बहुत-बहुत जी, शुक्रिया वाजिद भाई जी, आपका जी, आपने शुक्र वक़्त निकाला जी, और थैंक इंशाअल्लाह यू, हम फिर थैंक मिलेंगे और इसी तरीके से हम लोग बातचीत करते रहेंगे और अपने गाँवों के लिए चाहे वो बागपत हो, चाहे मुज़फ़्फ़रनगर हो सबके लिए हम लोग जो है कुछ न कुछ इंशाअल्लाह कोशिश करते रहेंगे। बहुत-बहुत इंशाअल्लाह। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत वाजिद शुक्रिया, भाई। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।